अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स सबसे टफ जो चैप्टर है आर्ट्स के अगर लेवल के हिसाब से अगर देखें सबसे टफ जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनाए, समझ में नहीं आता। हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स के जैसा पूरे डिटेल से सारा कुछ दिया गया है। तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पर सिंपल वे में देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। और आपको बता देते हैं यहाँ पर जितना क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसी में से ही आपका 100% क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो आपका टॉपिक है व्यष्टि यानी सूक्ष्म इसको बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का दो शाखा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक आपका समष्टि होता है। शॉर्ट वे में समझिए, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र और समष्टि का मतलब होता है एक बड़ा विस्तृत अर्थव्यवस्था वाला अर्थशास्त्र। बस आपको इतना समझना है। छोटे छोटे जो आपके इकोनॉमिक सोर्स होते हैं वही आपका व्यष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जबकि जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था का जो सोर्स होता है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं यानी ये आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई भी सम्मिलित है, छोटे छोटे चर भी सम्मिलित है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये तीनों सम्मिलित है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या फिर आय विश्लेषण में या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अभी हमने इसके बारे में यहाँ पर देखा था पहला वाला क्वेश्चन में, क्या क्या था, व्यक्तिगत, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था ना वहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का मतलब हमने क्या बताया था, जो छोटे छोटे सोर्स होते हैं इकोनॉमिक्स का, और समष्टि का मतलब जो बड़े यानी विस्तृत रूप में जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक्स वाला जो सोर्स रहता है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे क्या आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका वस्तु कीमत निर्धारण करना या फिर साधन कीमत निर्धारण करना या फिर आर्थिक कल्याण या फिर उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी शाखाएं क्या आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, पैदावार के, प्रोडक्शन के कौन कौन से साधन है, भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे आपका क्वेश्चन ये भी रहने वाला है कि प्रोडक्शन का यानी उत्पादन का कौन सा साधन नहीं है, तो देखते हैं आगे उसको। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, माइक्रोज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, देख सकते हो, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं व्यष्टि। निम्न में से कौन सा शब्द है, अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है या फिर अंग्रेजी है। तो 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में, एक तो आपका व्यष्टि और दूसरा समष्टि में बांटा गया है। तो निम्न में से किसने इसको बांटा, विभाजन किया, मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रीस ने या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैगनर फ्रीस ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ध्यान से समझिएगा, कथन वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने या फिर जेके मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने कहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर सैमुअल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबिन्स ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थव्यवस्था वाला जो काम होता है, आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। देखिए यहाँ पर असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या फिर सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, तो इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आ और बा दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, सभी को पता है, एडम स्मिथ, यानी 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर,
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल। देखिए इसमें आपको ट्रिक यूज़ करना है, जहाँ भी कल्याण वर्ड आता है वहाँ पर आपको मार्शल उत्तर देना होगा। कैसे ट्रिक बनाना है? जैसे कि आप जूडो, कराटे या फिर मार्शल भी बोल सकते हो, ये सब अगर आप सीखोगे तो आपका कल्याण होगा। तो मार्शल जहाँ भी आएगा ना तो उसको रिलेट करना है कल्याण से। इसका उत्तर हो जाएगा मार्शल ने दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, कौन करने वाले हैं? मार्शल ने किया या फिर बॉल्डिंग ने या फिर केंज या फिर रैगनर फ्रीस? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैगनर फ्रीस ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान है जो अर्थशास्त्र है वो किसके अनुसार? ए मार्शल या फिर पॉल सैमुअलसन या फिर जे.एस. मिल या फिर एडम स्मिथ? क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मार्शल। अभी मैंने आपको क्या बताया, कल्याण वर्ड जहाँ आएगा भले ही क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर आपको मार्शल ही मारना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था ना उत्पत्ति के कौन कौन साधन है, तो भूमि था, श्रम था और पूंजी था, जबकि ये मुद्रा नहीं था। तो ये आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि में हम लोग देख लिए, अब व्यष्टि में देखिए जिसमें बड़े यानी विस्तृत रूप से अर्थव्यवस्था वाले अध्ययन कैटेगरी को हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडीज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म या फिर व्यक्तिगत उद्योग या इनमें से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? यानी आपसे ओवरऑल यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखा है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, दूसरा आपका समष्टि है। ठीक है, यानी यही दोनों उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा, अगर होता तो मार्शल तो मार देते, लेकिन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. से। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान? मार्शल ने, फ्रैडमैन ने या फिर कीन्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रैडमैन ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि उससे आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और साथ ही साथ आपका MCQ में भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक से ही, सोच लीजिए, इसीलिए उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या ये टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? पहला ऑप्शन आपका असीमित आवश्यकताएं या फिर सीमित साधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? पहला देखिए साधनों का आवंटन या संसाधनों का या फिर साधनों का कुशलतम उपयोग या फिर आर्थिक विकास। तो ये तीनों समस्याएं हैं, ठीक है, केंद्रीय समस्याएं में उपयुक्त में से सभी। तीसरा का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समझते हो ना, अर्थव्यवस्था वाला रिलेटेड, जिससे हम लोग इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है या फिर इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है, यानी 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। तो किससे रिलेटेड है? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, इसी को समझना है, ठीक है, इसको PPC भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। तो उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु A से बिंदु B तक संचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बिंदु A से लेकर बिंदु B तक, जैसे यहाँ पर नीचे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका बिंदु A ये है, ये आपका बिंदु B है, इधर आपका वस्तु पहला है आपका, इधर देखिए आपका वस्तु दूसरा है, यानी एक गुड्स Y है, ये गुड्स X है। तो ये क्या दर्शा रहा है? वैसे तो आपको पता होगा, उत्पादन संभावना वक्र है, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं जिसका आप उत्पादन करना चाहते हो, एक आपका गेहूं है, दूसरा चावल है, और आपके पास एक पर्टिकुलर ज़मीन है, खेत है, ठीक है, जैसे 1 एकड़ का खेत है और उसमें आप गेहूं भी उगाना चाहते हो, चावल भी उगाना चाहते हो,
तो यह डायग्राम यही चीज़ बताता है कि अगर आप उसमें जब चावल उगाओगे, उसका पैदावार करोगे, तो उस समय चावल की बढ़ोतरी, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन क्या उस समय गेहूँ आपका उत्पादन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ग्राफ यही चीज़ बता रहा है कि जब चावल की खेती को अगर हम लोग करते हैं तो इसका पैदावार ज़्यादा होता है, लेकिन उस समय गेहूं का पैदावार कम होता है। उसी तरीके से जब आप गेहूं की खेती करते हो, उसका पैदावार करते हो, तो उस समय चावल की खेती कम होती है। तो यही होता है उत्पादन संभावना वक्र। यानी उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संभव संयोग को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान संसाधनों और उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पाद कर सकती है। मतलब आपके पास जो ज़मीन है और जो आपके पास तकनीक है, उसको उत्पादन करने के लिए, फसल को उगाने के लिए, उससे दो वस्तुओं को आप किस तरीके से पैदावार कर सकते हो, ये ग्राफ में साफ साफ दे दिया है। आप ग्राफ को देखिए, चावल की खेती अगर बढ़ रही है, इधर गेहूं है आपका, नीचे देखिए यहाँ पर, जैसे गेहूं की अगर खेती बढ़ रही है, बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चावल की खेती है वो घट रही है। जैसे इस तालिका में देखिए, गेहूं की मात्रा एकदम ना के बराबर आपने खेती की, तो चावल आप खेती करोगे बिल्कुल, तो उसकी मात्रा ग्राफ में बढ़ी। उसी तरीके से इधर देखिए, गेहूं अगर बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं नीचे आते आते घट रहा है। यही होता है एक उत्पादन संभावना वक्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो समझिए ध्यान से, कि इस चित्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक संचालन क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी जो आपका एक्स एक्सेस वाला जो लाइन रहेगा, इसको कहते हैं एक्स एक्सेस लाइन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष वाला जो लाइन होता है वो इंक्रीज वाला लाइन होता है, यानी बढ़ते क्रम वाला लाइन होता है, और वाई एक्सेस वाला जो लाइन होता है वो घटते क्रम वाला। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे घटते क्रम वाला, तो हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा आपको क्या लिखना है कि ये जो आपका ग्राफ है यही चीज़ संचालन कर रहा है कि जो आपका एक्स वस्तु है वो तो आपका प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका वाई वस्तु है उसका घट रहा है। हमने कैसे जाना? इधर वाला जो एक्सेस होता है वो इंक्रीज होता है, इधर वाला आपका डिक्रीज होता है। इस आधार पर हमने जाना, हमने अभी आपको टेबल के माध्यम से बता दिया। अब यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, ये जो आपका संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र है, वह किधर से किधर कर्व होता है, कैसे रहता है, क्या नहीं रहता है, तो उसमें सारा ऑप्शन रहेगा। वो भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी मैं आपको करवा दूंगा, तो आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कंफ्यूजन एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला देखिए, अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, या फिर वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन। तो यही ना होगा सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए अभी तक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन हो, या फिर कैसे उत्पादन हो, या फिर उत्पादित वस्तु का विवरण कैसे हो, तो ये सारे समस्या है अर्थव्यवस्था की, एक सेंट्रल समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक, यानी जिसमें सरकारी अर्थव्यवस्था भी हो और प्राइवेट अर्थव्यवस्था भी हो, तो दोनों मिक्सिंग अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी कहने का मतलब है समाज से रिलेटेड, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? समाज का अधिक से अधिक कल्याण करेंगे, यानी अधिकतम लोक कल्याण करना ही इस अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पहला देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है अर्थव्यवस्था में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई, इधर आपका वस्तु ए हो जाएगा, इधर आपका वस्तु बी हो जाएगा। तो ये किधर से किधर गिरता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर को मारते हैं, जैसे ये आपका बाएं है तो बाएं से दाएं। क्या ऐसे जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता है। दाएं से बाएं, क्या ऐसे जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता है। ऊपर से नीचे, बिल्कुल इस तरीके से आता है। हो सकता है ऐसे भी आएगा, हो सकता है ऐसे भी आएगा। ऊपर से नीचे हमेशा याद रखिएगा। और अगर ऑप्शन में इस तरीके से भी रहे कि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दोनों साथ में रहे, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, तो ये भी सही रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर से नीचे, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र खाली जगह अक्ष की ओर नातेदार होती है, अक्ष की ओर उन्तोदार होती है, या फिर अक्ष के समांतर होती है, या फिर अक्ष के लंबवत होती है। देखिए अभी हमने क्या देखा, उत्पादन संभावना वक्र को इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले नीचे से देखते हैं ऑप्शन, क्या लंबवत होती है? लंबवत का मतलब इस तरीके से, ऐसे है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अक्ष के समांतर, क्या इस तरीके से है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि अक्ष के उन्नतोदार, इस तरीके से या इस तरीके से भी नहीं होता है। तो इसका मतलब किस तरीके से होगा? अक्ष की ओर नातोदार होती है। ठीक है, यानी इस तरीके से।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने इस वक्र में देखा कि एक फसल को जब हम उगाते हैं तो दूसरा फसल क्या होता है, किसी भी समस्या के कारण या फिर हमारे पास सीमित साधन सीमित जमीन के कारण क्या होता है कि हम दूसरे फसल का पैदावार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक का नुकसान करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वक्र है ये समस्या को बताता है, आर्थिक समस्या को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं या फिर बाजार अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे के चैप्टर के क्वेश्चन को और भी समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर एक जरा सा एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।